नमस्कार, मैं राजकुमार द SRST एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी टेट और सी टेट के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर रहेगा हमारा हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला देखिए, सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा ध्वनि। ध्वनि अथवा आवाज, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ध्वनि अथवा आवाज को हम लिखित रूप में जब प्रदर्शित करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतीक अथवा चिन्ह। कुछ प्रतीक अथवा चिन्हों के द्वारा, कुछ प्रतीक अथवा चिन्हों को द्वारा हम क्या करते हैं, इसको प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये प्रतीक अथवा चिन्ह क्या कहलाते हैं हमारे? ये प्रतीक अथवा चिन्ह ही हमारे वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। वर्ण अथवा अक्षर, और इन अक्षरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला इसको इस तरीके से कहा, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस तरीके से, जिस तरीके से एक माला के अंदर मोतियों को एक क्रम में पिरोया जाता है, एक इस तरीके से पिरोया जाता है विशेष प्रकार से, उसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला में वर्णों को एक विशेष प्रकार से रखा गया है, मतलब एक वैज्ञानिक ढंग से रखा गया है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में हमारे ये अक्षर कितने होते हैं? 52। वर्ण अथवा अक्षर, वर्ण अथवा अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? वर्ण। वर्ण अथवा अक्षर से क्या बनते हैं हमारे? शब्द। शब्द से क्या बनते हैं हमारे? पद। और पद से हमारा क्या बनता है? वाक्यांश। और वाक्यांश से हमारे क्या बनते हैं? पद। पद या पद्यांश हम इसको बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं भाषा। क्या बोलते हैं? भाषा। तो वर्ण क्या है? वर्ण अथवा अक्षर के बारे में हम थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। वर्ण अथवा अक्षर, वर्णों का समूह, वर्णों का समूह, वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। तो वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला। कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल वर्ण 52 होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सरकारी स्तर पर स्वीकृत वर्णमाला, सरकारी स्तर पर स्वीकृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? कितने अक्षर होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? 49। ठीक है, सरकारी, ये देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं। सरकारी स्तर पर स्वीकृत वर्णमाला में, सरकारी स्तर पर स्वीकृत वर्णमाला में 49 अक्षर होते हैं। अभी 49 किस तरीके से होते हैं, 52 किस तरीके से, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, और वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और देखिए, इसमें और क्वेश्चन किस तरीके से है? अक्षर, अक्षर का जो अर्थ होता है, अक्षर का अर्थ, ये कई बार पूछा गया है। अक्षर का अर्थ क्या होता है? जिसका क्षय ना हो, जिसका क्षय ना हो, अथवा जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। नष्ट नहीं किया जा सकता। नष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, ब्रह्मांड ने हमारे लिए कुछ ऐसी ध्वनियां दी हैं जिन ध्वनियों को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों को ही हम स्वर कहते हैं। और हमारे वर्णमाला के अंदर 11 स्वर होते हैं, लेकिन वास्तव में जो स्वर होते हैं वो 4 ही होते हैं। इन 4 ध्वनियों से ही बाकी के स्वरों का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं ये स्वर, हिंदी वर्णमाला, ये सारी चीजें क्या होती है, इसमें आगे देखते हैं। मैं इसको बैठा देता हूं, फिर इसमें आगे बात करेंगे। वर्णमाला टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। इन 52 वर्णों पर ही सारी कहानी रहेगी हमारी आज इस चैप्टर में। अब इनका हम विभाजन करते हैं
और विभाजन में देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। यूपी टेट के क्वेश्चंस को भी मैं इसी में कवर कर दूंगा। देखिए, जो हिंदी वर्णमाला है उस वर्णमाला के अंदर स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 11। और उसी तरीके से हमारे जो बाकी के क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं 41। ठीक है, स्वर क्या होते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्वयं किया जा सकता है। स्वरों का उच्चारण स्वयं होता है। इसमें आप इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र अथवा स्वयं होता है। ठीक है, स्वर क्या है? ब्रह्मांड की ध्वनियां हैं। ये ब्रह्मांड की ध्वनियां हैं जो ब्रह्मांड में हमारी पाई जाती है ध्वनियां। और ब्रह्मांड में जो ध्वनियां पाई जाती है इन ध्वनियों को हमने दो भागों में बांटा है, ह्रीश्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रीश्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रीश्व स्वर क्या है? ऐसी ध्वनियां, ऐसी मूल ध्वनियां, ऐसी ध्वनियां जिनको अल्प समय में बोला जाता है। अल्प समय, इनको बोलने में कितना समय लगता है? अल्प समय। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अल्प समय कि इसको बोलने में कितना समय लगता है? अल्प समय। कितने होते हैं ये स्वर? 4। और ये कितने होते हैं? 11। देखिए, इन 4 और 11 को विभाजित करते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? अ, इ, उ और रे। इनको देखिए हम एक झटके में बोल सकते हैं। और सबसे खास बात, काफी कम समय इनको बोलने में लगता है। देखिए, इनको बोलने में 2 गुना समय। कितना लगता है? 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय। तो देखिए, 2 गुना समय इसमें लगता है और 2 गुने समय में ये बोले जाते हैं। इसी तरीके से आप इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्लुत स्वर। इनको बोले जाने में 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय। ठीक है, इनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, इसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, इनके उच्चारण में अल्प समय लगता है। अब देखिए आगे, इन स्वरों को, ये स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर हमारे पास। ये जो स्वर हैं हमारे, आ, ई, ये छोटा आ है, छोटे आ का बड़ा आ हो जाता है, मतलब इसको 2 गुने समय थोड़ा सा खींच के बोलने पे ही वो दीर्घ हो जाता है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, अब इनको 2 भागों में बांटा जाता है। किस तरीके से बांटा है? क्योंकि ये हमारी ध्वनियां हैं, ये मूल ध्वनियां हैं। आप ये सोच रहे हैं, सर बता रहे थे कि 4 ही ध्वनियां बता रहे थे। ये 4 ही ध्वनियां हैं, इनसे अलग कोई भी ध्वनि नहीं है। ये ए, ओ, औ, ये इनसे ही मिलकर बने हुए हैं। इसलिए मूल ध्वनियां हमारी यही हैं और इन्हीं से सारी ध्वनियां हमारी बनी हुई हैं। देखिए, तो ये जो ध्वनि है हमारी, यहाँ पर कुछ ध्वनियां होती हैं। अगर इसको हम खींच के बोले तो क्या बोलेंगे? बड़ा आ। इसको खींच के बोले तो हम क्या बोलेंगे? ई। और इसको खींच के बोले तो क्या बोलेंगे? ऊ। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? दीर्घ मूल स्वर। क्या बोलते हैं इनको? दीर्घ मूल स्वर। और इनको देख लीजिए, यहाँ पे बाकी के बच्चे क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। कितने होते हैं संयुक्त स्वर? दीर्घ मूल स्वर कितने हो गए? 3। ये पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप क्या बताएंगे? 3। आपसे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4। आपसे पूछता है दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो 11। ठीक है, सॉरी, ये जो होते हैं ये 7 होते हैं। ठीक है, 3 और 4। कुल स्वर कितने होते हैं? 11। अब आगे देखिए, इसमें संयुक्त स्वर बताया था। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए, ओ, औ। अब देखिए, संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब इनको किस तरीके से, सबसे पहला अक्षर है हमारा
अगर मैं इसकी बात करूं, छोटा आ लूं या बड़ा हो हमारे पास, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इससे मिलकर क्या बनता है हमारा ए। छोटा हो या बड़ा हो और ए हो या बड़ी ए हो, इससे मिलकर क्या बनेगा हमारा ए बनेगा। ठीक है, छोटा या बड़ा जब एक छोटे ऊ से या बड़े ऊ से मिलता है तो ओ बनता है, इसीलिए हम इसको औ बोलते हैं, औ, और इसको आई बोलते हैं। और इसका आई कई कई उच्चारण इसका आई किया जाता है, और कहाँ पे किया जाता है मैं ये बता देता हूँ आपको। पहले इसको देख लीजिए, एक और रह गया है संयुक्त दीर्घ स्वर में, संयुक्त स्वर सॉरी, अब आ या ए ओ और ओ ये जुड़ते हैं तो ओ ही बनता है हमारा। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे हम लिखते थे भैया, भैया ए, इसको भैया भी बोल सकते हैं और भैया भी बोल सकते हैं। भैया क्यों बोलते हैं? क्योंकि आई, ये ए जो है हमारा वो इससे ही तो मिलकर बना है, इसीलिए हम इसको भैया बोल देते हैं। आई औ इस तरीके से हम बोलते हैं इनको। तो ये हमारे स्वर हो गए, दो स्वर, प्लुत स्वर और देख लीजिए इसमें कौन कौन से होते हैं प्लुत स्वर। इनको बोलने में 3 गुना का समय लगता है, और इनका प्रयोग कहां पे किया जाता है? नाटकों में और फिल्मों में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जैसे इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है? ओम। देखिए अब हम इसको लंबा खींच रहे हैं, इससे और इससे ज्यादा खींच रहे हैं, ओम। इसमें आप लिख सकते हैं ओम, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें एक और लिख सकते हैं राम, ठीक है, इस तरीके से। ये इसके 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए। तो प्लुत स्वर में इतना ही पूछा जाता है, और इसमें से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा इस तरीके से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, शह, तो ये सब क्या है? ये इसी तरह की कैटेगरी में आता है। ठीक है, प्लुत स्वर की कैटेगरी में आता है। हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं र, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं स्वरों में। अब व्यंजन पे बात करते हैं हम। व्यंजन मैं इसको मिटा देता हूं। हम बात करते हैं व्यंजन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और व्यंजन हमारे क्या होते हैं? इनका उच्चारण स्वयं नहीं होता है। इनका उच्चारण स्वयं नहीं होता। इनको उच्चारित करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? स्वर होने चाहिए। जब तक स्वर नहीं होंगे तब तक इनका उच्चारण नहीं हो सकता। अब देखिए व्यंजन किस तरीके से होते हैं हमारे। इन व्यंजनों का हम विभाजन करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा कचट तब, ठीक है, कचट तब। कचट तब वर्ग के लिए हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25। कौन कौन से होते हैं? इसको याद करने की ट्रिक क्या है? कचट तब, कचट तब, ये वर्ग होता है कचट तब। दूसरे कौन से होते हैं हमारे? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर क्या होते हैं हमारे? ऊष्म व्यंजन होते हैं। फिर क्या होते हैं हमारे? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन। इसी में आपके होते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं। और फिर होते हैं अयोगवाह। तो देखिए स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हो गए? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हो गए? 2। और अयोगवाह कितने हो गए? 2। कितने हो गए हमारे पास? 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 और 2 39, 39 और 2 41, टोटल हो गए हमारे। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में हमारे पास इतने ही व्यंजन होते हैं जितने मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो ये वाले जो व्यंजन होंगे हमारे, ये व्यंजन ही मुख्य व्यंजन कहलाते हैं।
इन व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं? मुख्य व्यंजन। बाकी के व्यंजन आपको इनसे ही निकल के आते हैं, सारे के सारे व्यंजन। जो व्यंजन यहाँ पढ़ेंगे वही ये होंगे। आगे कैसे होंगे ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इसलिए हमारे पास जो कुल व्यंजन होते हैं वो 41 होते हैं। यहाँ बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कुल व्यंजन कितने होते हैं? 41। अब आपसे पूछेगा मुख्य व्यंजन कितने होते हैं? यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसमें। मुख्य व्यंजन 33। क्यों बोलते हैं 33? क्योंकि संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बने हुए हैं? इनसे। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन किससे मिलकर बने हुए हैं? इनसे। अयोगवा किससे मिलकर बने हुए हैं? इनसे। ठीक है, देखिए इनको मैं बात करता हूं। देखिए स्पर्श व्यंजन का कचटतप वर्ग हो गया। कचटतप में इसमें 5 वर्ग होते हैं हमारे। का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, पा वर्ग होता है, और फिर हमारा क्या होता है? सॉरी, ये ता हो गया और ये पा हो गया। पा वर्ग। और का वर्ग क्या हो गया? का, खा, गा, घा और अणा। चा, छा, झा, झा, यहाँ ये चूल्हे में नहीं है, इसको बोलते हैं। ठीक है, चूल्हे बनिया मुझे पता नहीं है, बच्चों ने मुझे पहली बार बताया था कि इसको चूल्हे बनिया बोलते हैं। मतलब इसकी आकृति चूल्हे जैसी होती है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। जैसे इनका उच्चारण तो सबका एक ही तरीके से होता है, नासिक के बड़े हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहले नंबर पे आता है या ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, टा वर्ग में क्या होगा? टा, ठा, डा, धा और अणा। इसको बोलते हैं दोपड़े। इसको दोपड़े बोला जाता है। ठीक है, दोपड़े इसका कोई अलग से नाम, मतलब बच्चों या क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसको दोपड़े बोलते हैं। बच्चे बोलते हैं, उससे क्या है याद रहा आता है कि दोपड़े क्या होता है। दो डंडे से होते हैं इसमें, इसलिए इसको दोपड़े बोल देते हैं बच्चे। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, मा, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो पंचम वर्ण होते हैं, हम इन पंचम वर्ण को हम बोलते हैं नासिक के वर्ण। ये जो पंचम वर्ण है ना आपके, ये नासिक के वर्ण है। कौन से वर्ण है? नासिक। नाक से सुनो, नाक से बोले जाते हैं। ठीक है, इनका क्या प्रयोग होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी लिख देते हैं गंगा, गंगा। ठीक है, तो गंगा ऐसे लिखा जाता है, संस्कृत में लिखा जाता है, लेकिन हम कैसे लिख देते हैं? गंगा। ठीक है, हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। ये जो वर्ण है ये यहाँ पे अंक की गिनती का काम करता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? अंतस्थ, ये सारे के सारे वर्ण जो होते हैं हमारे मुख के विभिन्न भागों से उच्चारित होते हैं। और उच्चारण स्थान कहां से किसका होता है वो मैं एक अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगा। पूरा का पूरा उस पर एक चैप्टर है जिसमें हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके, देखिए एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इनको कैसे याद करते हैं तीनों वर्णों को। यहाँ पे देखिए अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। ठीक है, या, रा, ला, वा। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में निम्न वर्णों का क्रम है या, रा, ला, वा, या, वा, रा, ला, या कुछ और भी दे देता है। तो या, वा, रा, ला जो होता है या, वा, रा, ला, एक माहेश्वर सूत्र होता है हय भरट। हय भरट, हय भरट के अंदर अगर आप देखेंगे हय भरट में देखिए या, वा और रा। ठीक है, या होता है, वा होता है और रा होता है। उसके बाद होता है एक और होता है दूसरा सूत्र लड़। ये देखिए ला, तो या, वा, रा, ला, ये संस्कृत में होते हैं या, वा, रा, ला। ठीक है, और ये होते हैं या, रा, ला, वा। हिंदी में होता है या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? क्योंकि इनको बोलते हैं ऊष्मा। ऊष्मा अगर हम बोलते हैं ना इनको तो ऊष्मा जैसे बाहर निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। शाह हम बोलते हैं शाह, घर्षण के साथ हम बोलते हैं इसको सा, शा और हा। ये क्या हो गए हमारे? हा। ये हो गए ऊष्म व्यंजन।
संयुक्त वर्ण व्यंजन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 हमारे वर्ण कौन से हो गए? संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन के बारे में देख लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्षा क्या होता है? आधा का होता है, और ये शा षटकोण वाला सा होता है। ठीक है, ये पूरा होता है, ये आधा होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिए और इसको याद कीजिए। ता, इसमें आधा ता होगा और पूरा होगा। ज्ञ, इसमें क्या होता है? आधा जा प्लस या, ये चूल्हे बनिया, और इसमें क्या होता है? इसमें में शा और रा। ठीक है, शा और ता, ये आधा होता है, इसलिए ये संयुक्त वर्ण होते हैं। अब संयुक्त वर्ण आपने देखा इसको, ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों को आप देखिए, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, क्या ये अलग से बने हुए हैं? कोई नहीं, क्योंकि केवल और केवल मतलब ये अलग से बनाए गए शब्द हैं, लेकिन ये जो वर्ण हैं वो इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। इसीलिए ये मुख्य वर्ण में नहीं आते। मुख्य एक्चुअल में कितने होते हैं? यही होते हैं मुख्य। ये 33 वर्ण ये आपके क्या होते हैं? मुख्य होते हैं। बाकी के सारे क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। देखिए इधर देखिए, द्विगुण या उत्क्षिप्त, ये देखिए द्विगुण व्यंजन। द्विगुण कौन कौन से होते हैं? ड़ा और ड़ा। ठीक है, एक्चुअल में ये ड़ा जो होते हैं, देखिए ये जो बिंदी होती है वो यहाँ होती है, और इनमें जो बिंदी होती है वो नीचे होती है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इन दोनों वर्णों का प्रयोग कभी भी इन दोनों इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या होता है? विसर्ग। ये किसकी आवाज निकलता है? आ की। ठीक है, इसकी आवाज निकलता है। और ये क्या होता है? अनुनासिक। इसको देखिए, अनुनासिक। ठीक है, ये किसकी आवाज निकालता है? माँ की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग जो है वो किसकी आवाज निकालता है? माँ की। और ये किसकी आवाज निकालता है? हा की। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। मैं इसको आगे ले जाता हूँ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। कुछ हमारे ऐसे भी संयुक्त अक्षर होते हैं जो कई बार कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अब इन अक्षरों में अगर मैं ठीक से देखूं तो देख लीजिए, उनको थोड़ा सा और देख लीजिए, 2-3 पॉइंट और इसमें रह गए हैं। तो इसको आगत स्वर या आगत स्वर हम इसको बोलते हैं, आगत स्वर। ठीक है, आगत स्वर बोला जाता है। जैसे क्या होता है, इस तरीके का एक मात्रा होती है जिसको हम ऊपर प्रयोग करते हैं, जैसे कि टाफी। उदाहरण इसको देखिए, टाफी, काफी, कॉलेज। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आगत स्वर। ये फारसी से आया है, इसको इतना ध्यान रखना, ये फारसी से आया है। कहां से आया है? फारसी से। अब मैं कुछ संयुक्त वर्णों के बारे में बात करता हूं, इनको और देख लीजिए। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण जैसे इस तरीके से हम लिख देते हैं, इस तरीके से हम लिख देते हैं, इस तरीके से भी हम लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख देते हैं। ठीक है, इसके बारे में छोड़ दीजिए, इसको देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। इस तरीके से। ठीक है, तो ये कई वर्ण ऐसे होते हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। मैं इनको बता देता हूँ, यहाँ क्लियर कर देता हूँ। द्वा। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं द्विवेदी, उसमें ये प्रयोग किया जाता है। दा, आधा दा होता है इसमें और वा पूरा होता है। धा, धा, इसमें देखिए आधा दा होता है और धा पूरा होता है। प्रा, आधा पा होता है और रा पूरा होता है। इसमें देखिए हा आधा होगा और इसमें ये ना है, ना लगा हुआ है इसमें हा। ठीक है, आधा है और ना पूरा है। तो ये कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिनमें कंफ्यूजन बना रहता है। ये मैंने क्लियर कर दिया है। अब देखिए आगे एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा अनुसार वो आचार्य किशोरी दास ने, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने
अपने ग्रंथ शब्दानुशासन अपने ग्रंथ शब्दानुशासन में क्या कहा है? अयोगवा कहा है। क्या कहा है इसमें? अयोगवा। ठीक, कई बार पूछा जाता है कि अयोगवा किसने कहा है? अयोगवा तो अनुस्वार और विसर्ग को आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपने ग्रंथ